डिस्कस करने लगे हैं वो आपके पास कल का पेपर है जो है मैंने आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, आपने उसे ऑनलाइन सॉल्व किया था। तो उस पेपर के अंदर जो क्वेरीज जो क्वेश्चंस के अंदर इश्यूज थे वो इंशाल्लाह उससे आज सॉर्ट आउट करते हैं उनको। क्वेश्चन जितने उनके आज सॉल्व हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, फिर उसके अंदर जिस स्टूडेंट को जो जो प्रॉब्लम है वो उसे डिस्कस कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, किस स्टेप में मसला हो हाथ के हाथ आपने जो है ऑन द स्पॉट आपने उसे डिस्कस कर लेना जैसे ये क्वेश्चन किस पैटर्न पे हो रहा है। तो पेपर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, पेपर आपके पास बेसिकली क्या है, P1 है। और P1 जो है ये कौन सा ईयर है, ये आपके पास जो है 2016 है। 2016 का P1 है। और P1 आपके पास बेसिकली जो होता है वो होता क्या है कि ये आपके पास मैथमेटिक्स का पेपर 1 है। इसके अंदर आपके पास 2 घंटे का आपके पास टाइम होता है और 80 नंबर्स का आपके पास ये पेपर होता है। इस क्वेश्चन के अंदर जो इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस की तादाद है, जो क्वान्टिटी है आपके पास क्वेश्चन अब टिल 24 टिल 28 तक है, यानी 24-28 के दरमियान क्वेश्चंस लाई कर रहे होते हैं। दैट मीन्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 1 टिल 28, कोई भी आपके पास 24 भी हो सकते हैं, 25 भी, 26, 27, 28, सही है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 1। Then each question consists of parts which is basically A, B और C. It depends on the question. ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है इसके अंदर आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि you cannot use basically your electronic calculators. It is not allowed in the paper. सही है, that means you have to do the steps manually. सही है, तो जितने steps आपने करने हैं वो सारे manually करने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स में अलाउ नहीं है। सही है, तो कमिंग टुवर्ड्स द पेपर आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है दैट इवैल्यूएट 2.05 प्लस 1.4। दैट मीन्स यू हैव टू फर्स्ट सॉल्व द ब्रैकेट एंड आफ्टर गेटिंग द आंसर यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट आंसर बाय 0.2। तो सबसे पहले अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो आपके पास आ रहा है वो क्या है 2.05 और ये मेरे पास क्या है 1.4। इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो इट विल बिकम 3.45। ये मेरा आंसर है। 3.45 जो आया है इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करवाऊंगा, 3.45 मल्टीप्लाई बाय 0.2। द ईजिएस्ट वे आपका ये है कि यू हैव टू इग्नोर द डेसिमल्स। अगर डेसिमल को इग्नोर करते हैं तो इट विल बिकम 345 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड द आंसर इज 690। ये मेरा आंसर आ गया 690। लेकिन क्योंकि ये मेरे पास डेसिमल कितनी प्लेसेस हैं, यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस हैं और यहाँ पे मेरे पास बेसिकली जो है डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, टोटल मिला के 3 डिजिट्स हो गए। दैट मीन्स यू हैव टू शिफ्ट दैट डेसिमल 3 डिजिट्स 1 2 3। सो योर आंसर इज 0.690। दिस इज योर आंसर। डन। Moving on towards the next part, evaluate 1 whole 1 upon 3 minus 4 upon 5. First of all, you have to convert this mixed fraction into the improper fraction so that you can easily simplify both the ones. अगर इसको मैं solve करता हूँ, it will become 3 1s are 3 minus 3 1s are 3 plus 1 which is 4 upon 3 minus 4 upon 5. तो इसको किस तरीके से आसानी के साथ solve कर सकते हैं, that you have to take the LCM like this. इसको ऐसे 5 4s are 20, 4 3 12 and 5 3s are 15. After solving it will become 8 upon 15. So your final answer is 8 upon 15. You can write it in fractional form or the decimal form, it depends. ठीक है, ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या चीज़ कह रहा है, a rectangle has the rotational symmetry of order. First of all you must know that ये मेरे पास अगर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है, सो द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, दैट इज ए बी एंड बी एंड डी। सही है, तो आपके पास अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ तो मेरे पास
रोटेशन का मतलब ये होता है जब मैं इसे 90 डिग्रीज 180 270 एंड 360 डिग्री पे रोटेट करूं तो मेरी ये सेम शेप आ जाए, तो मेरे पास ये रोटेशनल सिमेट्री कहलाता है। सही है, अभी कितनी दफ़ा ये शेप आती है ये देखते हैं। इफ़ यू रोटेट इट 90 डिग्रीज इट विल बिकम लाइक दिस। ये हो गया ए, ये भी हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया बी। तो 90 डिग्री पे ये शेप इससे रिलेट तो नहीं करती, तो ये रेक्टेंगल तो नहीं है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसे 180 डिग्री पे रोटेट करता हूँ आई विल गेट द सेम शेप, दिस शेप एंड दिस शेप इज सेम। तो मेरा जो फर्स्ट आया वो किस पे आया, 180 पे आया। अगला 270 पर रहेंगे, देन इट विल बिकम लाइक दिस अगेन, व्हिच इज ए बी बी, and after that if we rotate it 360 we will get again this shape। so मेरा कितनी रोटेशंस पे जो है ये सेम शेप आई, दो, एक 180 और एक 360। तो मेरे पास जो रोटेशनल सिमेट्री हो गई वो कितनी हो गई, 2, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये बोला एंड द लाइन ऑफ सिमेट्री आपने बतानी है इसकी। लाइन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है कि मेरे पास अगर एक रेक्टेंगल इस तरीके से है तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, इफ़ वी ड्रॉ दिस, सही है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है मैं जो है आपके पास जो है ड्रॉ करता हूँ अगर सिमेट्री, तो ये मेरे पास ये क्या हो जाएगा, इसको हम किस तरीके से कह सकते हैं कि ये इक्वल दिस पार्ट इज बेसिकली द मिरर ऑफ दिस पार्ट। दोनों सेम है मेरे पास, तो मैं ये कहूँगा एक आपके पास ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। सिमिलरली अगर मैं इसको इस तरीके से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग थोड़ा सा करता हूँ डिवाइड, तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आर मिरर ऑफ ईच अदर, सही है। तो मिरर ये दोनों एक दूसरे के हैं, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये दूसरी आपके पास होगा, ठीक है। अगर मैं इसे इस रेक्टेंगल को डायगनली जो है मैं इसकी अगर लाइन ऑफ सिमेट्री बनाता हूँ तो इट विल नॉट बी द सेम, ये इस पार्ट का बिल्कुल इक्वल या मिरर नहीं हो सकता। वजह यह है कि इसकी चारों साइड जो है वो बराबर नहीं है, दैट्स व्हाई माय आंसर इज 2। तो ये इसकी जो दो हैं वो मेरे पास क्या हो गई, दो लाइन ऑफ सिमेट्रीज की निकल के आ गई, ठीक है। आई होप कोई क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मूविंग ऑन, इफ वी टॉक अबाउट पार्ट बी, it says shade four small boxes, that means you have to shade four small boxes in this shape below to make a pattern which with the rotational symmetry of order 4। अब आपने चार बॉक्सेस को शेड करना है ताकि मेरे पास जब मैं उस बॉक्सेस को टर्न करूं तो मेरे पास रोटेशनल सिमेट्री जो है वो ऑर्डर 4 की बन जाए। दैट मीन 90 पे भी सेम शेप आए, 180 पे भी, 270 पे भी और 360 पे भी। इफ़ वी नेम द बॉक्सेस लाइक दिस, ये मेरे पास बॉक्स 1 है, ये मेरे पास बॉक्स 2, ठीक है। अगर मैं देखूं तो बॉक्स 2 थोड़ा सा एक्सटेंडेड है मेरे पास, सही है। ये मेरे पास 1 और 2 जो है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो जब मैं इसे रोटेट करूंगा इट विल बिकम वर्टिकल। अब ये मेरे पास 1 आ गया, ये मेरे पास 2, पहले हॉरिजॉन्टल था अब मेरे पास वर्टिकल बन गया, सही। उसके बाद आपने देखा था 2 जो है ये थोड़ा एक्सटेंडेड था, तो ये वाला 2 थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो जाएगा लाइक दिस, तो दो बॉक्सेस आपके शेड हो गए, ठीक है। मूविंग ऑन, इफ वी रोटेट इट 180 इट विल बिकम लाइक दिस, कि ये वाला मेरे पास 1, ये मेरे पास 2 आ गया और ये वाला शेडेड रीजन यानी एक्सटेंडेड रीजन आ गया 2 का। अगेन इफ वी विल रोटेट इट 360 इट विल बिकम लाइक, अभी मेरे पास 1 2 किस पे था, हॉरिजॉन्टली, अब मेरे पास कैसे होगा ये, वर्टिकल होगा, ठीक है। 1 2 ये वाला पोर्शन मेरे पास आ गया, ठीक है। एंड 2 इज बेसिकली द एक्सटेंडेड रीजन, तो इसको एक्सटेंड, सो मेरे पास चार बॉक्सेस शेड होगा, ये 1 2 3 4, these are the four boxes which should be shaded to get the rotational symmetry of order 4, ठीक है। moving on to the next part, next question basically, this is your question. Question says it is given that $100, this $100 is equivalent to 56 pounds। that means कि अगर मैं ये कहता हूँ कि $100 मेरे पास 56 पाउंड्स के बराबर हैं, so it will be more convenient for me to
calculate $1. By crisscross method, I'll get the answer 0.56 पाउंड्स। अब $1 अगर 0.56 पाउंड से बराबर है तो आपके लिए आसानी हो गई कि जितनी y की वैल्यूज़ हैं लाइक 0, 20, 40, 60, 80, आपने इन सबके ऊपर क्या काम कर लेना है, अपनी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो मैं अगर $20, $40, $60, $80 इनकी वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए ये चीज़ जो है नेसेसरी नहीं है कि मुझे सारी वैल्यूज़ निकाल लूँ। अगर मैं कोई 2 भी वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ या 3 भी वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ तो आई गेट माई ग्राफ, सही है। फॉर एग्जांपल 100, 20, 60 इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ अगर मैं निकालता हूँ तो $20 जो है वो मेरे पास बराबर हो गया 11.2 पाउंड्स के। सिमिलरली अगर 60 की निकालता हूँ तो $60 बराबर हो गया मेरे पास 33.6 पाउंड्स, सही है। ये वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। अब जब ये वैल्यूज़ आ गई तो अपनी इन वैल्यूज़ को मैं देखते हुए यहाँ पर प्लॉटिंग करूँगा। जब यहाँ प्लॉट करूँगा तो मेरे पास जो ग्राफ बनेगा इट विल बी लाइक क्वाइट लाइक दिस। इस तरीके से कुछ ग्राफ मेरे पास आ गया, सही है। तो आपकी ये जो है स्ट्रेट लाइन आपके पास एक बन गई, सही। ये आपके पास ग्राफ प्लॉट हो गया। अब पार्ट बी देखिए। पार्ट बी में आपसे क्या चीज़ कह रहा है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू, यू हैव टू बेसिकली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ $64 टू पाउंड्स अब बाय यूजिंग द ग्राफ, सही है। अपना आंसर वेरीफाई करने के लिए आप ऐसे सॉल्व कर लो। इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ $1 which is equal to 0.56 pounds, so I can say that $64 equals to 35.8 पाउंड्स। तो अगर ये 35.8 पाउंड्स पे है तो मेरा ग्राफ जो आएगा कुछ अप्रॉक्सीमेट 36 पाउंड्स पे बन जाएगा, सही है। तो अपनी वैल्यू अगर मैं 64 पे देखता हूँ तो 64 पे जो मेरी वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल 64 लाइव ओवर हियर, ठीक है। इसी को अगर हम स्ट्रेट थोड़ा सा ड्रॉ करें तो ये मेरे पास जो आ गया ये बनता कुछ इस तरीके से। मेरे पास कोई थोड़ी सी इस तरीके से अगर मैं थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन को देखता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके से नियरेस्ट टू 40 या इस तरीके से मेरे पास कुछ थोड़ी सी वैल्यू आएगी। और अगर मैं इसको जो है प्रॉपर ग्राफ पे प्लॉटिंग करूँगा तो इट विल बी मोर कन्वीनियंट टू गेट द एग्जैक्ट आंसर, सही है। तो मेरा आंसर नियर 40 दिख रहा है मुझे यहाँ पर, सही है। अगर आप देखें तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, नियर 40 दिख रहा है विच इज़ नियर 36 पाउंड, सही है। तो आप एग्जैक्टली अगर इसे ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो इट विल गिव यू द आंसर एग्जैक्ट विच इज़ 36 और 35.8 लाइक दिस, ठीक है। और ये आपका जो है आंसर निकल के बचेगा। एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? ठीक है जी, मूविंग ऑन। Moving on to the next question, which is question number 4. You have to complete the table. First of all, you must know how to convert the how you can convert fraction into percentage. If we talk about fraction to percentage, what you have to do, just simply multiply by 100. Done. Like if you have been given like 1/2 is the term which is in the fractional form and you have to convert it into the percentage, you have to multiply it by 100 and you will get the answer 50%. Done. Similarly, if we talk about 3/4, so you have to multiply it by 100 and we will get, for example, not 3/4, 3/5. 5 ones are 20, 23 is a 60. That means 60% is your answer. Done. So in this question, 3/20, if I want to find out the percentage, what I have to do is 3/20 times 100, which is 21 is a
5 are 5 3s are 15. That means my answer is 15%. 15% is my answer. Done. Similarly, if you want to convert it into the decimal, you can directly say that 15 upon 100, and if I will shift my decimal on लेफ्ट हैंड साइड, तो जितने यहाँ पे जीरो होंगे उतने डेसिमल आप शिफ्ट करेंगे. 1 2 2 जीरोस थे, आपने 2 डेसिमल शिफ्ट किए. योर आंसर इज 0.15. तो आपका जो आंसर आ गया होता है 0.15. डन. सिमिलरली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, आपके पास क्या है 62.5%. I can write it like this: 62.5 upon percent means 100. If I have to shift my decimal on right hand side, I have to add 1 0. So my term will become 625 upon 1000. Then after cancellation, I'll get my answer 5 and 8. So my fractional part is 5 upon 8. And if I want to write my decimal portion, I can simply say that 625 upon 1000. To get the answer in decimal, I have to shift my this decimal on left hand side. And how many decimal places? I have to shift 3 times: 1 2 and 3. That is 0.625. So my answer is 0.625. Then moving on towards the next question. Next question is question number 5, which is table shows some information about the temperature in a city. There are two temperatures, basically temperatures which are given 2 months of the different temperature. सही है. तो मेरे पास सबसे पहले जो है वो है फर्स्ट फेब का, एंड सेकंड वन इज फर्स्ट मार्च. The two temperatures are the 1st February maximum temperature and minimum temperature. Similarly, 1st March maximum and minimum temperature. What you have to do, just notice down that first the minimum temperature of 1st Feb is not given. You have to find out that is T degree centigrade. If we talk about part A, it says find the difference between the maximum and minimum temperature on 1st March. What you have to do, find out the difference. The formula for difference is maximum temperature minus minimum temperature. So they are asking you about 1st March. The temperature for the maximum temperature for 1st March is 4 minus, and the minimum temperature is -5. That means 4 plus 5, which is 9 degree Celsius. Done. Remember one thing: if we add up the numbers, I can say that my temperature is increasing, and if I less down my numbers, that is 28 27, and in backward direction I can say that my temperature is decreasing. So in part B, the minimum temperature T degree centigrade on 1st Feb was 13 degrees lower than the minimum temperature on 1st March. It is saying that if the minimum temperature of 1st March is 5 -5 degrees Celsius, if I lower the temperature, that means if I decrease 13 degrees, so what I have to do, just simply add -13, decreasing temperature, it will become -18, which is my required temperature of 1st Feb, which is minimum, that is -18 degree Celsius. सही है. तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने जो काम किया वो क्या किया है कि -5 आपके पास 1st मार्च का गिवन था. आपने जो काम किया, उन्होंने ये बोला है कि अगर मैं 13 डिग्री और गिरा दूं तो मेरे पास क्या होगा, 1st फेब का बन जाएगा. तो इसके क्या मतलब है कि अगर मेरे पास -5 यहाँ पे मौजूद है, 13 डिग्री गिराने का मतलब ये है कि आई हैव टू एड -13. अगर इन बढ़ाना होता तो +13, गिराना है, डिक्रीज करना है तो -13. -5 -13 will give me -18. So my final answer for 1st Feb is -18 degree Celsius.
Moving on towards the next question, which is this. Express 96 as a product of its prime number. Most simplest question and most easiest question. What you have to do, just simply take the LCM of 96. What does that mean? That means basically you have to take the factors, you have to make the factors of 96. If I will make the factors, that is 48, 24, and like this I have to make all the factors. So the final factors which I will receive is 2, 2, 2, 2, and 2, and 3. That is 1, 2, 3, 4, and 5. This and 3. So what are the prime factors? Plus you must know what are the prime factors. Prime factors are those numbers which come in its own table. सही है, यानी अपने टेबल के अंदर जो आते हैं मेरे पास प्राइम फैक्टर्स होते हैं. कॉम्पोजिट आपके पास फैक्टर्स कौन से होते हैं जो दूसरों के टेबल में आते हैं. सही है, लाइक 4, 6, 8, 10. These are the composite numbers or composite factors, and prime factors are 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. These are the prime factors. ठीक है, so 2 and 3 are the prime factors, so I can write like this: 2 raised to the power 5 into 3 is my final answer. Then moving on to the next part, it says that 24 is a common factor. That means 24 is the number which is common in both the numbers. First one is 96 and other one is n. तो मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक है 96 और एक है n, जो मुझे फाइंड आउट करना है. इसके अंदर जो है 24 जो है दोनों में कॉमन है. अब 24 को मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, आई विल गेट 96, दैट इज 4. अगर मैं 24 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा, 96. अब n के लिए मुझे क्या करना है, गिवन दैट n इज लेस देन 96. अब n की जो वैल्यू है वो 96 से छोटी आनी चाहिए. दैट मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई 24 बाय 3 बाय 2 एंड बाय 1. सिंपल. अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 96 से बड़ी टर्म हो जाएगी मेरे पास. ठीक है, find the largest possible value of find the largest possible value of n. दैट मीन्स कि 96 से छोटी हो लेकिन इमीडिएट वैल्यू आपके पास जो है छोटी 96 से, वो आपने जो है लेके आनी है n की वैल्यू. सही है, तो अब इमीडिएट कैसे आ सकती है कि मैं 24 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, आई विल गेट द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ दीज 3. सिंपल. तो मैं अगर 24 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, आई विल गेट द आंसर 72, एंड 72 इज द नंबर in which 24 is common and it is largest possible value before 96. Done? Any query regarding this question? ठीक है जी. Moving on to the next part. This is question number 7. Question number 7 says, the table shows information about some flights from Dubai to Mumbai. Departure Dubai and arrival of Mumbai. First of all, you must know what is departure. Departure का मतलब होता है कि टेक ऑफ करना. सही है, कि मेरे पास अगर कोई फ्लाइट है वो टेक ऑफ कर रही है दुबई से. ठीक है, और अराइव्स एट मुंबई, दैट मीन्स इट इज़ द लैंडिंग टाइम. सही है, और फ्लाइट ड्यूरेशन का मतलब ये होता है दैट इफ इट इज़ ट्रेवलिंग फ्रॉम दुबई टू मुंबई, सो दुबई टू मुंबई एंड अगेन बैक फ्रॉम मुंबई टू दुबई, तो ये जो पूरा जो टाइम होता है ये मेरे पास कहलाता है फ्लाइट ड्यूरेशन टाइम. सही. तो अब फ्लाइट ड्यूरेशन टाइम आपके पास मौजूद है 3 घंटे 10 मिनट मेरे पास मौजूद है. अब बोले डिपार्चर पता है, अराइवल पता है. वर्क आउट द डिफरेंस बिटवीन द दुबई एंड मुंबई. इन दोनों के जो आपके पास टाइमिंग में डिफरेंस है उसको आपने फाइंड आउट करना है. एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि उस वक्त तक फाइंड आउट नहीं हो सकता जब तक या तो मेरे पास दोनों के डिपार्चर टाइम मौजूद हो या दोनों के अराइवल टाइम मौजूद हो. मैं अपनी ईजीनेस के लिए क्या करता हूँ, इस डिपार्चर को कन्वर्ट कर देता हूँ अराइवल में. अगर मैं किसी तरीके से अराइवल निकाल लूँ दुबई का, सो आई कैन इजीली सेपरेट बोथ द टर्म्स एंड आई विल गेट माय आंसर. तो किस तरीके से हो सकता है कि अगर मैं अपना डिपार्चर टाइम को ऐड अप कर लूँ टोटल टाइम से जो फ्लाइट ड्यूरेशन के, दैट मीन्स डिपार्चर टाइम यहाँ से फ्लाइट आपके पास टेक ऑफ किया, मुंबई पहुँची. ठीक है, यहाँ पे इसका जो टाइम था वो कितना था, 3:30. सही है. उसके बाद मुंबई से वापस ये दुबई आई, दैट मीन्स दुबई में इसका क्या हो गया, अब अराइवल टाइम आ गया. सही है. ये पूरा जो जर्नी था इसने कितना टाइम लिया, 3 आवर्स
10 मिनट्स। तो अब इन दोनों टाइम्स को अगर मैं ऐड अप करता हूँ, आई विल फाइनली गेट द अराइवल टाइम ऑफ दुबई। तो मैंने दोनों को अगर ऐड अप किया तो मेरा जो आंसर आया वो था 0330 प्लस 310, आई विल गेट 640। दिस इज द अराइवल टाइम ऑफ दुबई। ये मेरे पास अराइवल टाइम किसका आ गया, दुबई का निकल के आ गया। सही। अब आपने क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकल सकता है, मैक्सिमम माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। दैट मीन्स कि आपके पास बेसिकली क्या चीज़ है, फाइनल आपके पास क्या है, मुंबई का टाइम है। सही है। टाइम डिफरेंस निकाल रहे हैं हम। डिफरेंस इक्वल्स टू मुंबई टाइम माइनस दुबई टाइम। मुंबई का जो टाइम आपके पास क्या है, 8:10 minus Dubai time, which is 6:40. After subtraction, you will get the answer 1 hour 30 minutes. 1 hour 30 minutes. This term shows you the hour, and this term shows you minutes. That is 1 hour 30 minutes is your answer. Moving on towards the next part, which is work out the local time in Mumbai. You have to find out this term. सही है। और ये मुझे तब तक नहीं मिल सकता, कब तक, जब तक वही कंडीशन मेरे पास है कि आई हैव टू कन्वर्ट आइदर इनटू डिपार्चर फॉर्म और अराइवल। तो मैं अराइवल के अंदर ही अपनी कन्वर्जन करता हूँ। सिंपलेस्ट है, ईजीएस्ट है। सही है। तो मैंने क्या काम किया, ये जो मेरी वैल्यू थी 1610, इसको मैं कर रहा हूँ ऐड किसके साथ, अपनी इन फ्लाइट ड्यूरेशन के साथ। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ अराइवल टाइम के लिए, सो आई विल गेट 1610 प्लस 255. 16 plus 2 is 18, 55 plus 10 is 65. But if I'll see, तो 65 तो मेरे पास कुछ होता ही नहीं। सही है, क्योंकि 60 मिनट्स है तो मेरे पास एक आवर होता है। तो मैं इसे कन्वर्ट कैसे कर सकता हूँ, इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 60 प्लस 5 मिनट्स। 60 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स, और 60 मिनट्स इसके बराबर है 1 आवर के। 18 और ये आपके पास, ये भी आवर्स हैं आपके पास। दैट मीन्स 18 प्लस 1 विल गिव यू 19 आवर्स, और ये आपके पास क्या है, 5 मिनट्स। तो आपका जो टाइम बना वो क्या बना, 19 आवर 5 मिनट। ये आपका लेकिन जो टाइम आया वो क्या निकल के आया है, अराइवल, दुबई अराइवल निकल के आया आपके पास। ठीक है, ये दुबई अराइवल है। अब आपने निकालना बेसिकली इसके अंदर क्या है, मुंबई का टाइम निकालना है। तो हमें टाइम डिफरेंस का फॉर्मूला पता है, दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला, मुंबई टाइम माइनस दुबई टाइम। तो अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर ही सब्सटीट्यूट करता हूँ तो आई विल गेट टाइम डिफरेंस, द वैल्यू ऑफ टाइम डिफरेंस इज 130, जो हमने पिछले पार्ट में कैलकुलेट की, इक्वल्स टू मुंबई टाइम मुझे अभी कैलकुलेट करना है, डॉट दुबई टाइम जो भी हमने निकाला माइनस 19.5। इसको अगर मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो इट विल बिकम 130 प्लस 19.5 इक्वल्स टू मुंबई टाइम, and 19 plus 1 is 20, and 30 plus this one is 35. So my final Mumbai time, which is not given, is basically 20 hour 35 minutes. I think question is quite clear. समझ आ गया आप लोगों को, कोई क्वेरी है, कुछ चीज़ है तो आप मेरे से भी डिस्कस कर लो, पूछ लो किस तरीके से हुआ है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Another easy question in front of you. अभी आपके पास क्या रहा है, y is directly proportional to the square of x. That means if I can write the equation, it is like this: y is directly proportional to the square of x, that is x square. If I want to remove this directly proportional symbol, I have to take the constant which is k and x square. अब इसके अंदर मुझे वैल्यूज पता है, I have to find out the value of k. y की वैल्यू क्या गिवन है, 20 equals to k, and the value of x is 10 whole square. The value of k is, which I will receive, is 1 by 5. What you have to do, find out the value of y when value of x is 6. So my equation is y equals to k x square. This is my equation. Y equals to kx square. Value of y you have to find out. The value of k is 1 upon 5, और x की वैल्यू आपके पास क्या है, 6, that is square, which is
and the square of 6 is 36 upon 5. So my final answer is 36 upon 5. Clear? Is it okay? ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो क्या है, ये आपके सामने क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपसे क्या रहा है इन दिस क्वेश्चन। अच्छा, कह रहा है आपसे 50 स्टूडेंट्स आर आस्क्ड व्हाट टाइप ऑफ मूवी दे लाइक टू वॉच। ऑफ दीज दो का जिक्र कर रहे हैं, एक कॉमेडी और अगला जो जिक्र कर रहे हैं वो किसका, एक्शन का। तो उसका दे, दैट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ द वेन डायग्राम, वन एंड सेकंड, दिस इज फॉर कॉमेडी एंड दिस इज फॉर एक्शन। अब इन्होंने कहा है 26 like comedy, 15 like both action and comedy, and 8 like neither action nor comedy. That means you have to make a box which shows neither of them. ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, 26 like comedy and 15 like both, so the number which like both are 15। ये मेरे पास आ गया यहाँ पे 15, सही है। अब जो सिर्फ कॉमेडी लाइक करते हैं लेकिन एक्शन लाइक नहीं करते, तो उनकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 26 माइनस 15, I'll get the value 11। सही है। अच्छा, 8 लाइक नाइदर, दैट मीन्स यहाँ पे मेरा क्या आ गया, 8 आ गया। अब क्या कह रहा है, यूजिंग अ वेन डायग्राम यू हैव टू यूज दिस वेन डायग्राम, और अदरवाइज फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एक्शन बट नॉट कॉमेडी। अगर तो क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे ख़त्म होता है कि हु लाइक एक्शन, तो आपने ज़ाहिर है ये तो मेरे पास एक्स था, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता, एक्स माइनस 15। जैसे हमने इसके अंदर क्या, हु लाइक कॉमेडी, तो हमने 26 में से इस 15 को माइनस कर दिया। अगर यहाँ एक्शन पे ख़त्म होता तो हम एक्स माइनस 15 लिख देते। लेकिन जो क्वेश्चन है वो आपका पूरा चल रहा है कहाँ तक, एक्शन बट नॉट कॉमेडी। पूरी बात उन्होंने की है कि कॉमेडी उसमें शामिल नहीं है। दैट मीन्स आई हैव टू रिमूव दिस 15। तो मुझे सिर्फ जो लेनी है वो x, यहाँ पे क्या आ गई मेरी वैल्यू ऑफ x। अब इन सबको अगर मैं सम अप करता हूँ, 11 प्लस 15 प्लस x प्लस 8 विच इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज 50। तो मेरा जो x का आंसर आया वो जो आ गया 60। दिस इज माय आंसर फॉर x। क्लियर? एनी क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, solve the simultaneous equation 6x plus y equals to 1 and 4x minus y equals to 4. Simply you can find out the values of the unknown variables by either elimination method or substitution method. If you ask me personally, तो इसका जो मुझे आसान लगता है और जो आसानी से सॉल्व हो सकता है वो आपके पास एलिमिनेशन मेथड है इन दिस क्वेश्चन राइट नाउ। प्लस y है माइनस y, कैन डायरेक्टली कैंसिल बोथ द टर्म्स। माय आंसर इज 6 plus 4 is 10x equals to 4 plus 1 is 5. The answer is 1 by 2. Simply the value of x is 1 by 2. And if I want to find out the value of y, I can easily substitute in any of the equation. This is your first equation and this is your second equation. If I want to substitute x equals to 1 by 2 in equation 2, so I'll get 4 1 by 2 minus y equals to 4. 2 times 1, 2 ones are 2, 2 twos are 4. So 2 equals to 4 plus y, and 2 minus 4 equals to y, and the value of y is minus 2. So my final answer for x is 1 by 2 and the value of y is minus. Done? Most previous question. Moving on to the next question, which is question 11. Question number 11 says 5x raised to the power, okay, it is basically written like this: 5x raised to the power 7 y upon 15x cubed and y 4.
So what you have to do, just simply cancel the terms 5 1 and 5 times 3. And if I want to convert, shift the value of x upward, this positive 3 will move upward. That means in the numerator it will become negative 3. सही है। और यहाँ पे मेरे पास अपॉन में क्या चल रहा है, 3 चल रहा है। यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू 4 थी, यहाँ मेरी वैल्यू क्या है, 1 है। अगर इसको मुझे नीचे लेके आना है 4 के साथ, तो आई हैव टू मेक इट नेगेटिव। तो x 7 minus 3 is 4, 3y cube. So my final answer is x raised to the power 4 upon 3y cube. This is my final answer for this question. Next question. Question number 11, part B. Simply in this question, what you have to do, just simply make the separate brackets. 4 times power minus 1 upon 2 t square power minus 1 by 2 upon v4 power minus 1 by 2. If I cancel terms like this, 2 times 1, we get 2. And for this, I have to make like this: 2 square minus 1 by 2, value of t is minus 1 upon v times minus 1, v times minus 2. So to make it positive, I can say that v square upon 2 t. तो मैंने क्या करना था, मेरी जितनी टर्म्स नेगेटिव थी उसे पॉजिटिव करना था। तो जो डिनोमिनेटर में नेगेटिव था वो न्यूमरेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर में नेगेटिव था वो डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगा। सो माय फाइनल आंसर इज v स्क्वायर अपॉन 2t. डन। कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. This is basically the loci, and you have to construct the locus points. So it's better to move on to the next question like this. चलें जी, अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन दिस वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर. अब आपको ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहला काम जो आप करोगे वो क्या है, आपने इनको कन्वर्ट कर दिया. 2 की पावर 5 जो बराबर होती है, इट विल बी इक्वल टू 32. 5 raised to the power square is 25. Cube root of 1000 is 10. 27 power 0 is 1. If I rearrange these terms, it will become, since starting from the smallest, it will become 1, 10, 25 and then 42. अब ये वैल्यूज तो मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो थी वो ये टर्म्स यूज हुई हैं. सो आई हैव टू शिफ्ट दीज टर्म्स अगेन. तो ये मेरे पास हो गया 27 raised to the power 0. नेक्स्ट, क्यूब रूट ऑफ 1000, 5 square and 2 raised to the power 5. So this is basically the order starting from the smallest number. ठीक है. पार्ट बी आपके पास कहता है, राइट डाउन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच इक्वालिटी. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. इसके अंदर मैं एक्स की वैल्यू जब तक फाइंड आउट नहीं कर सकता जब तक मेरे पास ये स्क्वायर रूट मौजूद है. तो ईजिएस्ट वे क्या होता है स्क्वायर रूट हटाने का, आई हैव टू टेक द स्क्वायर. जब स्क्वायर इस पे लेंगे तो इन सारी टर्म्स पे भी स्क्वायर ले लिया जाएगा. तो इट विल बिकम 4. ये मेरे पास कैंसिल हो गया. दैट इज एक्स, दैट इज 9. तो आपने बेसिकली एक्स की वो वैल्यू बतानी है जो 4 और 9 के बीच में हो. सो इफ आई मेक द टेबल 4, 5, 6, 7, 8 and 9, two terms from 4, 5, 6, 7, 8 and 9. तो अब इसको किस तरीके से करेंगे. अभी मेरे पास क्या टर्म्स आ गई निकल के यहाँ पे. अगर मैं इन टर्म्स को यहाँ पे देखता हूँ तो इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन में कोई और कंडीशन नहीं है. सही. अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास जो है वो 2 स्क्वायर और आपके पास क्या है, ये मेरे पास नहीं है. सही है. तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया मेरे पास, 4 हो गया. एक्स की वैल्यू है और ये आपके पास 3 का स्क्वायर हो गया 9. तो आपने वो टर्म चूज करनी है. राइट डाउन वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई ईच
तो आप इसके अंदर से कुछ भी लिख सकते हो। आप यहाँ से 5 भी लिख सकते हो, आप 6 भी लिख सकते हो, आप 7 भी लिख सकते हो, आप 8 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये 4 और 9 के बीच में आ रही है। तो मैंने यहाँ उठा के फॉर एग्जाम्पल 6 लिखा। मेरा आंसर क्या आ गया इसका? 6 आ गया। कोई भी एक उन्होंने कहा है, अगर आप एक से ज़्यादा होती तो आप एक से ज़्यादा लिख सकते थे, लेकिन सवाल जो वर्ड किया गया वो 1 है, तो आपने यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, विच इज़ पार्ट बी। पार्ट बी में क्या कहा गया है, ऐसे ही आपने फाइंड आउट करनी है, तो आपने लिख दिया -1 एक्स क्यूब 0। तो इसके अंदर भी आप क्या करोगे, आपने क्यूब रूट हर हाल में लेना है, तो क्यूब रूट को हम ऐसे लिख लेते हैं 1/3, दिस इज ऑल्सो द क्यूब रूट, और ये मेरे पास 0 की पावर 1/3 एंड -1 की पावर 1/3। तो -1 की पावर 1/3 जो होता है वो -1 के ही बराबर है, और ये x बन गया आपके पास, क्योंकि कैंसिलेशन हो गई। ठीक है, और ये आपके पास बन गया 0। तो x की वैल्यू कहाँ लाई करनी चाहिए, -1 और 0 के बीच में। आप कोई भी ले सकते हो, मैंने ले ली फॉर एग्जाम्पल इनके बीच की वैल्यू, दैट इज -0.5। तो मेरा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया इसका, -0.5, और इसका जो आंसर आ गया था वो क्या आ गया था, सिंपल। क्लियर? इज इट ओके? गुड। मूविंग ऑन to the last question for today's class, and the remaining question we will discuss in the next class. Question number 14. In question number 14, it says the coordinate of the midpoint of line AB are this. So yeah, the length of line, that means you have been provided by the length, which is d equals to 10 units. Okay, और coordinates of the midpoints आपको दे दिए गए, that is x and y, which are 1, 2। अब वो कह रहा है if the gradient of AB is 0, अगर gradient 0 है, that means it lies on x axis। सही है ना? अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं x एक्सिस वाली, तो मेरे पास ग्रेडियंट यहाँ पे, अच्छा खैर यहाँ पे x एक्सिस पर मेन लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वजह ये है कि यहाँ पे y की वैल्यू है, और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो ये मेन x एक्सिस पर नहीं है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये नहीं है कि ये मेन x एक्सिस के ऊपर लाई करा। ठीक है, सिंपल मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है आपसे, ये मिड पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल, जो इन्होंने नाम दे दिया 1, 2, और इस पूरी लाइन का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10। दैट मीन्स कि अगर मैं इस क्वेश्चन को ब्रेक करता हूँ मिड पॉइंट से, तो ये यहाँ पे मेरे पास कितना है, 5, और ये यहाँ पे मेरे पास कितना है, 5। अगर ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो मैं ये क्या कहूँगा कि इनकी वैल्यूज बेसिकली हुआ क्या है, y तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेम रहता है ना, तो मेरे पास जो इसके कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे वो सिंपल क्या आ जाएंगे। अगर मैं देखूँ तो 1 के अंदर ये जो मेरा 5 है, इस 5 को इस 1 के अंदर अगर मैं ऐड करता हूँ, तो मेरे पास जो पहला कोऑर्डिनेट निकल के आया वो क्या आ जाएगा, 6, 2, सिंपल। और अगर मैं इसी 1 के अंदर से 5 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 - 5 इज -4। सही है। तो अब ये मेरे पास जो आपके दो कोऑर्डिनेट्स बन गए, एक आपके पास क्या आ गया, द वैल्यू ऑफ ए, आई कैन से दैट दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो इसके अंदर एडिशन हुई है, और यहाँ पे बैकवर्ड गया हूँ, सब्ट्रैक्शन नहीं कह लो, बैकवर्ड कह लो। अगर मैं बैकवर्ड जाऊँगा तो 1 के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 0, फिर -1, -2, -3, -4, तो -4 मेरे पास वैल्यू है। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या बनी, -4, 2, और बी की वैल्यू आपके पास क्या गई, 6, 2। डन। नेक्स्ट पार्ट विच इज पार्ट बी। अब इसके अंदर जो आपके पास ग्रेडियंट है बेसिकली वो क्या चीज़ है, 3/4। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ, अच्छा द फॉर्मूला फॉर ग्रेडियंट इज दैट इज स्लोप विच इज y/x, y2 - 11/x2 - x1। तो ऊपर मेरे पास जो आती है वो y एक्सिस आता है, और नीचे मेरे पास क्या आता है, x एक्सिस आता है, सिंपल। तो अगर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे x एक्सिस पे 4 यूनिट्स मूव करना है, और y एक्सिस पे मुझे 3 यूनिट्स मूव करना है। सही है। और टोटल आपको पता है लेंथ आपके पास कितनी है, 10 यूनिट्स की है। सही है। अब ये किस तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, थोड़ा सा समझने की बात है इस क्वेश्चन के अंदर। सही है। अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ आपके सामने, और मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ये आ गया
वाई एक्सिस और ये आ गया मेरे पास एक्स एक्सिस। अब मेरे पास जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनी, सही है। अब ये जो है इस लाइन का मिड पॉइंट आपको पता है, ये इन्होंने दिया हुआ है क्या है मेरे पास 1,2। अब जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितना है, अच्छा इस लाइन का डिस्टेंस मेरे पास अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं इसके अंदर, अपनी वैल्यूज़ को डायरेक्ट डिफाइन कर रहे हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। दैट मीन्स कि अगर मैं ऊपर की तरफ इस तरीके से मूव ऑन करता हूँ, एक्स पे 4 यूनिट्स और वाई पे 3 यूनिट्स, तो ये वाला जो पॉइंट मेरे पास आ गया, तो 4+1 में करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस 4 एंड दिस 1, एक्स एक्सिस वाला है तो ये बन गया 5 और ये वाला 3 और ये 2 मिलके बन गया 5। सिमिलरली अगर मैं डाउनवर्ड मूव करता हूँ फ्रॉम माई मिडिल, सही है, तो मेरे पास ये आ गया वाई एक्सिस विच इज़ 3 और ये मेरे पास आ गया एक्स एक्सिस विच इज़ 4। तो अगर मैं इसके अंदर से ये वाला मेरा पॉइंट निकल के आ गया, इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास 1 और ये वाला 4, इसमें से इसको क्या करना है, नीचे आ रहा है, बैकवर्ड आ रहा है, पीछे आ रहा है तो माइनस करूँगा, या आप ऐसे चल लो बैकवर्ड में जाऊँगा, ठीक है। तो मैं अगर इसमें बैकवर्ड जाता हूँ 4 यूनिट्स, सही है, कितने यूनिट जाऊँगा, 4 यूनिट्स, एक्स है, एक्स के अंदर 4 यूनिट्स बैकवर्ड जाऊँगा, तो ये मेरे पास क्या बन गया -3, सही है। और ये वाला जो मेरे पास 2 है ये मुझे वाई एक्सिस 3 यूनिट बैकवर्ड लेके जाएगा, जब ये बैकवर्ड जाएगा तो 2 के बाद 1 और मेरे पास उसके बाद क्या आ जाएगा -1, 2 1 -1, ठीक है। तो अब इसे हम वैसे भी करके अगर देख लेते हैं तो -1 के अंदर अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ इस तरीके से, तो ये आपके पास 3 -1 मुझे आंसर क्या दे देगा 2, और मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो 4 -3 विल गिव मी 1। तो मेरे दो जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए वो आपके पास क्या आए, -3 -1, और यहाँ पे जो आपके पास आ गया वो आ गया 5 एंड दिस इज ए, दिस इज, ठीक है। आई थिंक नाउ क्वेश्चन इज़ क्वाइट क्लियर, आपको समझ आ गया किस तरीके से क्वेश्चन की सॉल्विंग हुई है और इसके अंदर जो है किस तरीके से, इट इज़ क्वाइट ट्रिकी, थोड़ा सा मुश्किल था, सही है। पार्ट ए इतना नहीं था लेकिन पार्ट बी थोड़ा सा मुश्किल था, इसमें आपने सीखना था, क्यों सीखना था, क्योंकि इसके अंदर ग्रेडियंट आपको जो गिवन था वो आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म में था, दैट मीन्स एक्स और वाई दोनों। ऊपर जो ग्रेडियंट था वो 0 था, विच शोज अस हमने वाई के ऊपर स्टिक रहना है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे अगर हम बात करते तो यहाँ पे हम वाई पे स्टिक रहते हैं, एक ए की वैल्यू रखती है 0 0 और एक्स की वैल्यू शिफ्ट होती है, दैट इज 1 2 3 4, वाई हमारा फिक्स रहता है, चाहे वो 0 हो 1 हो 2 हो, कुछ भी फिक्स रहता है हमारा एक्स एक्सिस के अलावा, सही है। इसी तरीके से अगर ये वाली जो लाइन है मेरे पास, तो इसको मैं अगर मैं ग्राफ पे बनाऊँ तो इट विल बी लाइक दिस, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 और ये लाइन आपके पास बन गई। यहाँ पे जाहिर है पूरी पे y की वैल्यू तो मेरे पास सेम रहेगी, लेकिन x जो है वो मेरे पास इस पॉइंट पे डिफरेंट होगा, इस पॉइंट पे डिफरेंट होगा, इस पॉइंट पे डिफरेंट और इस पॉइंट पे डिफरेंट। यही अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो y मेरा स्टिक रहा 2 के ऊपर और x की डिफरेंट वैल्यूज थी, दैट इज 6 1 एंड -4, और ये मेरे पास वैल्यूज कैसे पता चली कि हमारी y स्टिक रहेगा और x चेंज होगा, इस ग्रेडियंट के जरिए, क्योंकि ग्रेडियंट हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या होता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होता है आपके पास, ग्रेडियंट जीरो होता है, ठीक है। अब तक जितने हमने क्वेश्चन 14 तक जितने क्वेश्चंस किए हैं, इसके हवाले से कोई प्रॉब्लम कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और जो है डिस्कस कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो ये मैं अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, आप उसको देखो जाके, सही है। और उसके अंदर आपको फिर भी बाद में कोई प्रॉब्लम होता है यू कैन डायरेक्टली कमेंट ऑन दैट, सही है, कमेंट आप आते कर दो, मैं जो आपकी क्वेरीज को डिस्कस कर लेंगे फिर, ठीक है। थैंक यू सो मच, और फिर यहाँ पे क्लास ऑफ करते हैं और फिर इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फर्दर जितने क्वेश्चन है अप टू जो है स्टार्टिंग फ्रॉम 15 जितने 26 27 जितने क्वेश्चन है वो कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके, ठीक है। टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।